नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जापान के अंदर झांकने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये कोई आम सफर नहीं है। एक तरफ फ्यूचरिस्टिक तकनीक है तो दूसरी तरफ ऐसा सन्नाटा जो आपको हैरान कर दे। और हाँ, हमारी और आपकी बचपन की यादों वाला पॉप कल्चर भी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हवा में उल्टी लटकती हुई कोई ट्रेन और नहाने के साबुन से बनी एक पोकेबॉल दोनों एक ही सफर का हिस्सा हो सकते हैं? सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन टोक्यो से बस थोड़ी दूरी पर ये दोनों चीजें एक साथ वजूद में हैं। मतलब एक पल में आप इंजीनियरिंग के चरम को देखते हैं और अगले ही पल बूम, आप सीधे अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। और इस सफर की शुरुआत में ही प्रकृति अपना जादू दिखाती है। मौसम का ये स्विंग देखिए। एक दिन पहले ऐसा बर्फीला तूफान कि टेम्परेचर गिरकर सीधा 2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। सब कुछ बर्फ से ढका हुआ। और फिर अचानक अगले ही दिन आसमान एकदम साफ, तेज धूप खिली हुई है और पारा 12 डिग्री तक पहुंच गया। एकदम अनप्रेडिक्टेबल। ये अचानक हुआ बदलाव बताता है कि जापान में कुछ भी नॉर्मल या बोरिंग नहीं है। टोक्यो की हलचल से निकलकर जब हम कानागावा प्रीफेक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा यहाँ के भूगोल को समझना दिलचस्प हो जाता है। पूरे जापान को मुख्य रूप से 9 रीजन्स यानी क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें 49 प्रीफेक्चर आते हैं। आप इन्हें हमारे राज्यों की तरह समझ सकते हैं। और ये पूरा का पूरा देश मेनली 4 बड़े द्वीपों पर टिका है: होन्शु, होकाइडो, शिकोकू और क्यूशु। लेकिन रुकिए, असली हैरानी की बात तो अब सामने आती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 14,000। जी हां, पूरा जापान 14,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। मतलब सोच के देखिए, ये देश असल में पानी के बीच बसा हुआ कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। सच में ये आंकड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। और इसी नेटवर्क के बीच ओफुना स्टेशन पर कुछ ऐसा है जो आपको साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगेगा: सस्पेंडेड मोनोरेल। आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसा ट्रांजिट सिस्टम है जहां ट्रेन जमीन की पटरियों पर नहीं दौड़ती, बल्कि ऊपर एक ट्रैक से उल्टी लटकी होती है। इसमें बैठने का जो फील है ना, वो बिल्कुल किसी रोलर कोस्टर पर झूलने जैसा है। ऐसा लगता है जैसे आप नीचे शहर की सड़कों और ट्रैफिक के ठीक ऊपर हवा में उड़ रहे हों। अब नॉर्मल ट्रेन और इसमें फर्क क्या है? देखिए, एक साधारण ट्रेन या मेट्रो जमीन पर बिछी 2 पटरियों पर चलती है, राइट? लेकिन ये सस्पेंडेड मोनोरेल, ये ऊपर से लटकी हुई सिर्फ एक ही पटरी पर चलती है। अब क्योंकि ऊपर सिर्फ एक ही लाइन है, इसलिए ट्रेनों को आगे बढ़ने से पहले स्टेशनों पर थोड़ा रुककर एक दूसरे के क्रॉस होने का इंतजार करना पड़ता है। काफी दिलचस्प सिस्टम है। और पता है सबसे खास बात क्या है? पूरी दुनिया में इस उल्टी लटकने वाली मोनोरेल तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 3 देश करते हैं: जर्मनी, चीन और जापान। बस ये छोटा सा फैक्ट ही अपने आप में काफी है ये साबित करने के लिए कि जापान इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से कितना आगे चल रहा है। खैर, इस हाईटेक दुनिया से निकलकर जब हम थोड़ा साउथ में कामाकुरा के पुराने इलाकों की तरफ जाते हैं तो माहौल एकदम से बदल जाता है। टोक्यो का वो शोर शराबा, वो भीड़, सब गायब। उसकी जगह ले लेते हैं खूबसूरत बांस के पेड़ों के बीच बने वो पारंपरिक जापानी घर, जिन्हें देखकर आपको तुरंत डोरेमोन वाले घरों की याद आ जाएगी। और वहां का सन्नाटा, वो इतना गहरा है कि आपको अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे जाए, एकदम सुकून भरा। अब आप सोचेंगे कि ये सन्नाटा और इतनी खाली सड़कें क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जापान के बहुत ही सख्त नागरिक नियम हैं। आप वहां जाकर बस यूं ही कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते। रूल ये है कि गाड़ी खरीदने का परमिशन लेटर आपको तभी मिलेगा जब आप ऑफिशियली ये साबित कर दें कि आपके पास उस गाड़ी को पार्क करने के लिए एक फिक्स्ड जगह मौजूद है। इसी एक नियम की वजह से वहां की सड़कें इतनी खाली, साफ और शांत रहती हैं। ब्रिलियंट है ना? और कामाकुरा की ये शांति तब और भी जादुई लगने लगती है जब इसमें वहां के समंदर की खूबसूरती जुड़ जाती है। वहां की जो लोकल ट्रेन है ना, वो बिल्कुल नॉर्थ पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे चलती है। जब शाम के वक्त ट्रेन वहां से गुजरती है तो समंदर और डूबते हुए सूरज का जो व्यू बनता है, ओहो, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। लोग उस एक पल को कैमरे में कैद करने के लिए पटरियों के पास भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। इस पूरे तटीय रास्ते पर पैदल चलते हुए आपको ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्ट दिखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक तरफ घरों के बिल्कुल सटकर गुजरते रेलवे ट्रैक हैं जो इतने साफ हैं कि वहां एक तिनका भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ बादलों के बीच से अचानक शानदार माउंट फूजी झांकता हुआ दिख जाएगा। एक रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल एक बड़े से कब्रिस्तान के बगल में बना हुआ है।
और इसी गहरी शांति के बीच एक मॉडिफाई की हुई लिफ्टेड सुजुकी जिम्नी कार दिख जाती है, जो वहां के अलग ही कार कल्चर की तरफ इशारा करती है। वैसे इस पारंपरिक जापानी शहर में आपको खाने पीने को लेकर भी गजब की डाइवर्सिटी मिलेगी। अंधेरा होने के बाद जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तब वहाँ एक शांत से मलेशियन कैफ़े में बैठकर नासी गोरेंग खाना ये एहसास दिलाता है कि जापान अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी बाहर के कल्चर और जायकों को कितने खुले दिल से अपनाता है। चलिए अब इस शांति और समंदर के नज़ारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारी इस चर्चा का आखिरी और सबसे कलरफुल पड़ाव है योकोहामा। योकोहामा स्टेशन के पास एक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर एक ऐसा हब है जो पूरी तरह से पॉप कल्चर और पुरानी यादों से भरा पड़ा है। ये है योकोहामा का पोकेमॉन हब। यहां कदम रखते ही सच में ऐसा लगता है जैसे कोई टाइम मशीन आपको पीछे ले गई हो। हर तरफ पिकाचू, स्नोरलैक्स और बुलबुजोर जैसे बचपन के फेवरेट कैरेक्टर्स की एक पूरी दुनिया बसी हुई है। और इस हब की सबसे खास बात सिर्फ इसका साइज नहीं है, बल्कि जिस तरह से इसे ऑर्गेनाइज किया गया है वो कमाल है। यहाँ हजारों सामान रखे हैं, लेकिन सब कुछ एकदम परफेक्टली कैटेगराइज्ड है। पानी वाले पोकेमॉन एक तरफ, पत्थर वाले पोकेमॉन दूसरी तरफ, बिजली वाले और बर्फ वाले पोकेमॉन के लिए बिल्कुल अलग सेक्शन। हर एक एलिमेंट के किरदारों की अपनी एक खास जगह फिक्स है। इतना ही नहीं, यहाँ रखे खिलौने और स्टिकर्स इन कैरेक्टर्स के इवोल्यूशन को भी बड़े शानदार तरीके से दिखाते हैं। मतलब एक कैरेक्टर अपने बेसिक लेवल 1 से इवॉल्व होकर लेवल 2 में कैसे बदलता है और फिर लेवल 3 का अल्टीमेट फॉर्म कैसे लेता है, ये पूरी की पूरी जर्नी वहाँ लाइन से रखे सामानों को देखकर बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। एकदम विजुअल ट्रीट है। लेकिन यहाँ घूमते हुए एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा हुआ। एक बहुत ही शानदार असली कलेक्टेबल पोकेबॉल थी, जिसकी कीमत थी 715 येन। अब हुआ यह कि उसे गलती से एक दूसरी पोकेबॉल से रिप्लेस किया जाने ही वाला था। वो दूसरी पोकेबॉल 850 येन की थी और दिखने में एकदम असली लग रही थी। लेकिन ऐन मौके पर पता चला कि वो कोई कलेक्टेबल आइटम नहीं, बल्कि पोकेबॉल के डिजाइन वाला नहाने का साबुन था। सच में बाल बाल बचे। और ये छोटी सी घटना हमें एक बहुत बड़ी बात बताती है। जापान का ये पॉप कल्चर एक्सक्लूसिविटी के मामले में किस लेवल पर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन सामानों के पीछे साफ साफ प्रिंट होता है, फॉर सेल इन जापान ओनली। यानी ये खास चीजें आपको दुनिया में और कहीं भी किसी भी कीमत पर नहीं मिलेंगी। यही रूल इन चीजों को इतना रेयर और स्पेशल बनाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बात जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि कैसे कितने छोटे से भौगोलिक दायरे में इतने अलग अलग रंग देखने को मिल जाते हैं। एक तरफ ग्रेविटी को चकमा देती हवा में लटकती ट्रेनें हैं, तो दूसरी तरफ सख्त नियमों से पैदा हुआ वो गहरा सन्नाटा, या फिर बचपन की यादें ताज़ा करने वाले ये रेट्रो एनिमे हब। जापान के इन खूबसूरत विरोधाभासों में से आपको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन इस कमाल के देश के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी जगा देता है।